शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। यानी आज हम जो नर्सिंग देख रहे हैं, हम नर्सिंग की जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसकी फाउंडेशन किस तरह जो है वो रखी गई है। यानी वो कौन कौन से प्रोसेस है, वो कौन कौन से स्टेप्स है जिसके ज़रिए नर्सिंग ने डेवलपमेंट लाई और नर्सिंग जो है आज के इस दौर तक पहुंच गई है। मॉडर्न नर्सिंग बिगन इन द 19th सेंचुरी इन जर्मनी एंड ब्रिटेन। यानी आज की जो मॉडर्न नर्सिंग देख रहे हैं हम, इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो फाउंडेशन है, वो जर्मनी और ब्रिटेन में 19 सेंचुरी के दरमियान में या 19 सेंचुरी के स्टार्ट से जो है वो रखी गई। यानी मतलब यह है कि आजकल हम जो मॉडर्न नर्सिंग के प्रोसेस देख रहे हैं, उसकी बुनियाद 19 सेंचुरी में जर्मनी और ब्रिटेन में जो है उसकी बुनियाद रखी गई। द प्रैक्टिस हैड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड बाय अबाउट 19th सेंचुरी। यानी उसकी जो बुनियाद है उस प्रैक्टिस की, वो तकरीबन थ्रू आउट द वर्ल्ड वो स्प्रेड हुई 1900 में। यानी 1900 में, यानी 1900 के अवाइल में नर्सिंग की जो प्रैक्टिस है, जो कि जर्मनी और ब्रिटेन में स्टार्ट हो गई, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो स्प्रेड हुई। यानी मतलब यह है कि 19 सेंचुरी में जो नर्सिंग है, मॉडर्न नर्सिंग है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ तक पहुँच गई। Two influential women in the field of nursing during this period were Elizabeth Fry and Florence Nightingale। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए भी आप लोग इसको याद रखें। वो दो प्रोफेशनल नर्सिस जिन्होंने इस 19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की नर्सिंग में, वो है एलिजाबेथ फ्राई एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यानी उसकी वजह से, इन दो नर्सिस की वजह से नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लाई गई और बहुत ज़्यादा जो है थ्योरी और उसकी नॉलेज और प्रैक्टिस की जो बेस है वो उसकी फाउंडेशन रखी गई। 15 to 19 सेंचुरी पीरियड ऑफ नाइटिंगेल। यानी इस पीरियड को हम पीरियड ऑफ नाइटिंगेल भी कहते हैं, जिस दौर में नाइटिंगेल ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल में, जो कि इटली में उसकी पैदाइश है, उसने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बुनियाद रखी गई नर्सिस की। जितनी भी नॉलेज है, उसकी जितनी भी थ्योरीज़ है और उसका जितनी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसकी बुनियाद रखी गई उसने। पीरियड ऑफ नाइटिंगेल। द आउटब्रेक ऑफ द क्रिमियन वॉर गिव नाइटिंगेल एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अचीवमेंट। नाइटिंगेल एंड हर नर्सिस ट्रांसफॉर्म द मिलिट्री हॉस्पिटल बाय सेटिंग अप डाइट किचन्स, अ लॉन्ड्री, रिक्रिएशन सेंटर्स एंड रीडिंग रूम्स एंड ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस फॉर ऑर्डरलीज। यानी इसका मतलब यह है कि क्रिमियन वार में, या जिसको हम कहते हैं दूसरी जंग अज़ीम, उस दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जितनी भी ज़ख्मी थे, उसकी ट्रीटमेंट्स के लिए, उसकी केयर के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल और उसके साथ जितनी भी नर्सिस थे, उन्होंने जितने भी मिलिट्री बेसिस थे, वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स थे, उसको सेट किया गया। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के किचन को सेट किया गया, लॉन्ड्री का निज़ाम उसको अच्छा किया गया। इसके साथ साथ रीडिंग रूम्स, जितने भी वो लोग थे जो कि साइकोलॉजिकली डिप्रेशन के साथ थे जंग की वजह से, जिसको हम कहते हैं PTSD या पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के जितने भी पेशेंट थे। यानी अक्सर आप लोग देखते हैं जब कोई इस तरह सदमा गुजर जाए किसी के ऊपर, तो उस सदमे की जितनी भी मेमोरीज होती है वो उसके ब्रेन में इस तरह सर्कुलेट करती रहती है और उसकी वजह से उसको डिप्रेशन, एग्जाइटी का शिकार होता है। तो उन्होंने, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने और उसके साथ जितने भी नर्सिस थे, उन्होंने कुछ इस तरह रूम्स जो है सेट किए जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरीज़ और इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स थे जो कि लोग पढ़ते थे और अपनी जो है उसकी जितनी भी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन थी उसको दूर करते थे। ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस फॉर ऑर्डरलीज, और जितनी भी उन्होंने क्लासेस जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। जितने भी साइकोलॉजिकली डिप्रेस पेशेंट थे, साइकोलॉजिकली डिस्प्रेस मिलिट्री पर्सन थे, जो है सोल्जर थे, उसके लिए उन्होंने क्लासेस जो है वो ऑर्गेनाइज़ की। उसको ट्रेनिंग और उसको काउंसिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासेस की ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टार्ट की। तो मतलब यह है कि इस पीरियड में उन्होंने, यानी क्रिमियन वार में, या जिसको हम कहते हैं दूसरी जंग अज़ीम में, उन्होंने जितने भी सोल्जर्स थे क्रिमियन वार में, उसकी तीमारदारी की, उसको केयर प्रोवाइड की, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के रिक्रिएशन सेंटर उसके लिए डेवलप की, इसके साथ साथ रीडिंग रूम उसके लिए डेवलप की। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की कंट्रीब्यूशन है किसकी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। तो ये आप लोग उसके कंट्रीब्यूशन को MCQs के लिए याद रखें जो कि उन्होंने क्रिमियन वार में प्रोवाइड की थी।
Period of Nightingale. After the war, Nightingale established the Nightingale Training School for Nurses as St. Thomas Hospital in London. तो सबसे फर्स्ट जो ट्रेनिंग स्कूल है, ये भी MCQs के लिए याद रखें, जो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग स्कूल था नर्सिस के लिए, उसको हम कहते हैं नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस, यानी ये इसका नाम था। और ये कहाँ पे था? ये St. थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन, जो कि लंदन में एक हॉस्पिटल था, वहाँ उस हॉस्पिटल के साथ अटैच में इस स्कूल को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था। द स्कूल सर्व एज अ मॉडल फॉर अदर ट्रेनिंग स्कूल एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। और ये स्कूल यानी नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस, ये स्कूल ये दूसरे स्कूल्स के लिए यानी दूसरे नर्सिस के लिए ये एक स्टैंडर्ड जो है इदारे के तौर पर ये काम कर रहा था। और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट थे नर्सिंग के लिए, वो अपनी सिलेबस अपनी एजुकेशन को उसके साथ कंपेयर कर रही थी। और ये स्कूल जो है वो बाद में द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, यानी इस स्कूल को यानी द नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस, इस स्कूल को जो है ये मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडेशंस को जो है उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको एक जो है शाइनिंग्स प्रोवाइड करने के लिए इस स्कूल ने बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशंस की। और इसलिए इस स्कूल को हम कहते हैं द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। यानी अगर हम स्कूल की बात करें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस ये नर्सिंग के लिए एक फाउंडर थी, यानी सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्कूल थी। और अगर हम फर्स्ट प्रोफेशनल नर्स की बात करें तो वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एस्टेब्लिश द फर्स्ट नर्सिंग फिलासफी बेस्ड ऑन हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन। और इसके साथ साथ जो सबसे फर्स्ट फिलासफी है या सबसे फर्स्ट थ्योरी है, वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है वो बयान की उन्होंने जो है उसको एलाबोरेट किया गया। और वो बेस्ड कर रही थी हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन। और ये थ्योरी आप लोग कमिंग सेमेस्टर में, आई थिंक 7 सेमेस्टर में आप लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन थ्योरी क्या है और वो क्या जो है वो कौन सी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। नर्सिंग यूनिफॉर्म सी 1890, यानी 1890 में जो नर्सिंग की यूनिफॉर्म्स थी वो इस तरह थी। और इसके साथ साथ स्टूडेंट नर्सिंग यूनिफॉर्म सी 1960 फ्रॉम यंगस्टन हॉस्पिटल एसोसिएशन एंड ST एलिजाबेथ हॉस्पिटल। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट के लिए नर्सिंग की यूनिफॉर्म्स थी उसकी बुनियाद यानी फर्स्ट जो नर्सिंग की यूनिफॉर्म्स जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया, उसको यूज़ किया गया, वो यंगस्टन हॉस्पिटल एसोसिएशन या ST एलिजाबेथ हॉस्पिटल, वहाँ से इस यूनिफॉर्म को स्टार्ट किया गया। तो ये भी आप लोग MCQs के लिए याद रखें कि नर्सिंग की यूनिफॉर्म्स जो है उसको कब जो है इसको लॉन्च किया गया और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट नर्सिंग यूनिफॉर्म है उसको कब से स्टार्ट किया गया और कहाँ पे उसको जो है फर्स्ट टाइम इसकी जो डिज़ाइन है उसको वहाँ पे स्टार्ट किया। तो वो है यंगस्टन हॉस्पिटल एसोसिएशन एंड ST एलिजाबेथ हॉस्पिटल। 18th century जिब्राइल फahrenheit क्रिएटेड द फर्स्ट मर्करी थर्मामीटर, यानी आज हम जो थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए, पेशेंट की टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं वो थर्मामीटर फर्स्ट टाइम जो है जिब्राइल फahrenheit, ये इसका नेम है, उन्होंने सबसे फर्स्ट जो है इस थर्मामीटर को जो है कंस्ट्रक्ट किया गया, उसको जो है इन्वेंट किया गया। जॉन हंटर एस्टेब्लिश साइंटिफिक सर्जिकल प्रोसीजर एंड इंट्रोड्यूस ट्यूब फीडिंग। और इसके साथ साथ एक दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम है जॉन हंटर, उसकी पैदाइश 1728 और 1793 उसकी डेथ की जो है वो डेट है। उन्होंने एस्टेब्लिश की साइंटिफिक सर्जिकल प्रोसीजर, यानी जितनी भी सर्जिकल प्रोसीजर हम देख रहे हैं अपेंडिसाइटिस के लिए या डिफरेंट जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर हम देख रहे हैं, मेजॉरिटी जॉन हंटर ने जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया। एंड इंट्रोड्यूस ट्यूब फीडिंग, यानी ट्यूब फीडिंग जिस तरह आप लोग देखते हो कि हम पेशेंट को एनजी पास करते हैं, एनजी ट्यूब या इसको हम कहते हैं नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब या हम पास कर लेते हैं ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके टाइप्स है। तो ये सबसे फर्स्ट जो है जॉन हंटर ने इसको जो है इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ट्यूब फीडिंग अगर MCQs में आ गया कि हु वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस ट्यूब फीडिंग, यानी ट्यूब फीडिंग हम उन पेशेंट के लिए जो है इस्तेमाल कर लेते हैं जो ओरली कुछ नहीं ले सकते या उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती है और वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर उसको हो रही हो, तो उसकी वजह से अगर उसको प्रॉब्लम्स है कुछ खाने में ओरली, तो उसको हम ट्यूब फीडिंग के ज़रिए जो है उसको हम खाना और मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स हम उसको दे देते हैं।
19th century rapid advancement due to discoveries of microorganisms anesthesia and vaccination। देखिए 19th century जो कि एक डेवलप दौर था 1900 की जो सदी है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एडवांसमेंट आ गई, मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कवरीज हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कवर किया गया क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देखा गया। एनेस्थीसिया की जो कंसेप्ट है उसको डेवलप किया गया और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन है जो कि हम पोलियो, मीज़ल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को या डेट कर लेते हैं या उसको हम डीएक्टिवेट करते हैं विद रेडिएशन और विद केमिकल्स और हम उस पेशेंट को देते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी इन्हांस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। इन्फेक्शंस कंट्रोल डेवलप्ड वंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर एसोसिएटेड विद डिजीज़। और इसके साथ साथ इन्फेक्शन कंट्रोल डेवलपमेंट यानी मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ है जो कि आप लोग देखते हो, यानी हैंड वाशिंग है, प्रॉपर हाइजीनिक केयर है, ग्लव्स पहनना है, मुख्तलिफ़ किस्म की ये इन्फेक्शंस कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ है उसको डेवलप किया गया ताकि इन्फेक्शियस डिजीज़ की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्प्रेड को हम प्रिवेंट करें। फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर नर्सिस बिगन, और इसके साथ साथ नर्सिंग की ट्रेनिंग्स के लिए एक फॉर्मल निज़ाम जो है उसको लॉन्च किया गया। जिस तरह हम आप देख रहे हो आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज है जो कि नर्सिस पढ़ते हैं, उसकी कोर्स का एक अलग सा स्केजुअल है, तो ये डिवेलप किया गया 19th सेंचुरी में। वेमेन बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट इन हेल्थ केयर, और इससे पहले जिस तरह हमने इनिशियल लेक्चर में हमने बात की कि मेजॉरिटी प्रीवियस या प्रीमिटिव एरा में नर्सिंग की जो प्रैक्टिस थी वो मेजॉरिटी मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन इस टाइम में वुमेन जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेशन स्टार्ट की हेल्थ केयर सिस्टम में। एवरेज लाइफ स्पेन वॉज 40 to 60 ईयर्स, और इस टाइम में जो एवरेज लाइफ स्पेन थी वो ज़्यादा हो गया और वो 40 से लेके 60 ईयर तक एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी थी। तो मतलब यह है कि इन डेवलपमेंट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनेस्थीसिया या वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट के साथ साथ जो लाइफ स्पेन है वो भी इंक्रीज़ हो गई। द 19th and 20th century, in the late 19th century nursing professionalized rapidly in the United States। तो देखिए 19 सेंचुरी के लास्ट में या हम उसको कहते हैं 20 सेंचुरी के बिगन में या 20 सेंचुरी के स्टार्ट में नर्सिंग जो है वो एक प्रोफेशनल फील्ड्स जो है प्रोफेशनल फील्ड के थ्रू उसकी जो है रैपिड डेवलपमेंट हो गई यूनाइटेड स्टेट में या यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। यानी मतलब यह है कि नर्सिंग जो है ये एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन के ज़रिए, एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन के थ्रू उसकी इमेज इन्हांस हो गई और वो एक बेहतरीन प्रोफेशन के थ्रू जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। Women who had served as nursing during the Civil War realized the importance of a formal education and played a crucial role in establish the first nursing training school। और इस तरह वो women जिन्होंने सिविल वार में या दूसरी जंग अज़ीम में मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमत दी थी एज ए नर्सिस, उन्होंने इस चीज़ की अहमियत को जो है महसूस किया कि नर्सिस की एजुकेशन के लिए एक फॉर्मल निज़ाम इसको इस्टेब्लिश करना वक्त की एक बेहतरीन ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेनिंग, नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल की जो है उसकी फाउंडेशन रखी गई ताकि हम नर्सिस को ट्रेन करें ताकि वो सोसाइटी को अच्छी केयर जो है वो प्रोवाइड करें। Hospital began setting up nursing school that attract women from both working class and middle class background। और इसके साथ साथ जितने भी बिग हॉस्पिटल्स है, जिस तरह आप लोग केपीके में भी देख रहे हो, थ्रू आउट पाकिस्तान भी आप देख रहे हो कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है जिस तरह KTH है, LRH है, इसके साथ साथ HMC है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है वहाँ नर्सिंग स्कूल्स को कायम किया गया और वो नर्सिंग स्कूल मुख्तलिफ बैकग्राउंड के फ़ीमेल्स को अट्रैक्ट करता है ताकि वो एक फॉर्मल एजुकेशन हासिल करें और लोगों को एक अच्छी क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें। 20th सेंचुरी आर्गन ट्रांसप्लांट्स, जिस तरह आप लोग अभी देख रहे हो कि मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिस तरह लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, मुख्तलिफ़ किस्म के बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, तो इन ट्रांसप्लांटेशंस जो है ये स्टार्ट हो गए 20th सेंचुरी में। टेस्ट ट्यूब बेबीज़, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का मतलब यह है कि अगर आप ईग और स्पर्म्स को यानी ईग और स्पर्म्स को अगर आप और इसके बाहर आप उसको मिला ले और जो है फीटस को क्रिएट करे, फीटस को प्रोड्यूस करे, एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी आप मदर के यूट्रस से बाहर अगर मिलाप करें, फर्टिलाइजेशन करें, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़। और इस प्रोसेस को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, इन्वेंट किया गया 20th सेंचुरी में।
इम्प्लांटेड फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट, और फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट यानी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है इस टाइम में स्टार्ट हो गई। हेल्थ केयर प्लान्स डिवेलप टू हेल्प पे द कॉस्ट ऑफ केयर, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की 5 ईयर हेल्थ केयर प्लान जो है इसको डिवेलप किया गया, और वो जितनी भी कॉस्ट है हेल्थ केयर की उसकी जो है वो प्लानिंग करता है, उसके मैनेजमेंट करता है। मेडिकेयर एंड मेडिकेड मार्केट द एंट्री ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इनटू द हेल्थ केयर एरिना, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्तलिफ़ किस्म के गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी एंट्री भी हो गई हेल्थ केयर एरिना में, या हेल्थ केयर की जो बैकग्राउंड है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन की भी एंट्री हो गई, और उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोवाइड की। हॉस्पिटल बिकम ऑर्गेनाइज्ड, और जितनी भी हॉस्पिटल है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए। मतलब यह है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो ऑर्गेनाइज्ड हो गई, यानी एक प्रॉपर जो है हेल्थ का निज़ाम स्टार्ट हो गया 20वीं सेंचुरी में। यानी इससे पहले भी हेल्थ का निज़ाम मौजूद था लेकिन वो प्रॉपर नहीं था, मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट की कमी थी, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स की कमी थी, जो कि 20वीं सेंचुरी में मोस्ट ऑफ देम कम्प्लीटेड। द एवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग की एवोल्यूशंस क्या है, इनकलाब किस तरह जो है वो नर्सिंग के प्रोफेशंस में लाई गई, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस प्रोफेशंस के अंदर इनकलाब लाई। नर्सिंग एंड आर्ट अ साइंस, तो देखिए ये 2 वर्ड्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग एंड आर्ट, आर्ट का मतलब यह है कि नर्सिंग में जितने भी नर्सिस है उसके पास ये स्किल्स होते हैं कि वो पेशेंट को काउंसल करता है, वो पेशेंट को उसके प्रॉब्लम्स के रिलेटेड गाइड करता है, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर लेता है। और ये साइंस भी है, तो साइंस का मतलब क्या है, क्योंकि नर्सिंग में हम मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक इक्विपमेंट हम सीखते हैं, जिस तरह कार्डियक मॉनिटर है, वेंटिलेटर्स है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिफिक मशीन्स है जिसके बारे में एक नर्सिस को या एक नर्स को जो है इसके बारे में मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन हासिल होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो स्किल्स है, हमारी जो एबिलिटीज़ है, ये शो करती है कि दिस फील्ड शो इन आर्ट by using scientific knowledge in a human way, nursing combine rational scientific method with caring behavior। यानी हम इस फील्ड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिफिक नॉलेज भी हम यूज़ कर लेते हैं, और उस साइंटिफिक नॉलेज के पीछे कोई लॉजिक या कोई रेशनल्स होती है, तब हम जाके उसको हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर यूज़ कर लेते हैं। और इसके साथ साथ केयरिंग बिहेवियर, केयरिंग बिहेवियर का मतलब यह है कि हम जिस बंदे के साथ, जिस पेशेंट के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके साथ हमने थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है वो क्रिएट करना है, ताकि पेशेंट को जो है वो एक फीलिंग हो जाए हैप्पीनेस की, और वो सेटिस्फाइड हो जाए, उसको हम जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। नर्सिंग फोकस नॉट ऑन द इलनेस बट द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू इलनेस, और इसका मतलब यह है कि नर्सिस जो है वो इलनेस के ऊपर उसकी फोकस नहीं होती, यानी मतलब यह है कि डिजीज़ काजिंग के लिए जो बैकग्राउंड काज होती है उसके ऊपर हमारी टारगेट नहीं होती। वो डॉक्टर का काम है कि डिजीज़ के लिए जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, वो उनका काम है। बट डिजीज़ के रिस्पांस में या डिजीज़ के चेंजेस के लिए पेशेंट जो रिस्पांस पेश करता है उसको एलिविएट करना, ये हमारा काम है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को टाइफाइड फीवर है, अब इस पेशेंट को जो है हो रहा है टेम्परेचर, उसको हो रहा है डिजीनेस, इसको हो रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स, उसको हो रहा है इंसोम्निया, तो हमने उसके प्रॉब्लम्स को, उन प्रॉब्लम को जो उस डिजीज़ की वजह से हो रही है, हमने उसको एलिविएट करना है, उसको ख़त्म करना है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि क्लाइंट रिस्पॉन्स टू इलनेस, ये हमारा काम है एज ए प्रोफेशनल नर्स।